वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2021 में रिलीज हुई एक हार्ट वार्मिंग एंड टचिंग फील गुड साउथ कोरियन मूवी जिसे किसी को मिस नहीं करना चाहिए। साउथ कोरिया में पहाड़ी इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव जहां ना सड़क की सुविधा है ना ट्रेन की। हाँ, वैसे एक ट्रेन उनके गाँव के पास से गुजरती तो है, लेकिन उस गाँव का अपना कोई स्टेशन न होने की वजह से ट्रेन वहाँ रुकती नहीं। इस वजह से वहाँ के लोग आए दिन रेलवे ट्रैक पे चलकर ही अगले स्टेशन जाते हैं। वो भी कई रिस्क लेने के बाद वो शहर पहुँचते हैं और वापस गाँव आते हैं। लेकिन फिर इस गाँव में होता एक ऐसा चमत्कार जो सभी को शॉक कर देगा। और ये मूवी दोस्तों कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है, ये एक रियल लाइफ पे आधारित है, फील गुड है और हमारे हिसाब से 5 स्टार मूवीज में से ये एक है दोस्तों। इसलिए मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिए और प्लीज लाइक शेयर ज्यादा कीजिए ताकि हम इस तरह की बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन का सिलसिला जारी रख पाए। तो कहानी की शुरुआत में एक स्कूल को दिखाते हैं जहाँ जंग नाम का लड़का स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस वगैरह के बारे में जो ड्राइंग्स होती है ना, उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देख रहा होता है। इस बच्चे को एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जंग की एक दीदी है जिसका नाम है बोयंग, वो भी इस स्कूल में पढ़ती है और उसके पास जो खड़ी है वो उसकी फ्रेंड है जो बोयंग से पूछती है कि तुम तो 12th क्लास पूरा करने वाली हो, कॉलेज की पढ़ाई के लिए कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा। पर बोयंग कहती है मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पापा मेरे कॉलेज की फी और जंग की स्कूल की फी दोनों साथ में नहीं भर पाएंगे। मेरा भाई एक मैथ्स जीनियस बनेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े। असल में दोस्तों जंग ने स्कूल में एक मैथ्स कंपटीशन जीता है जिसके लिए उसको एक बढ़िया ट्रॉफी भी मिली है। उसी सेरेमनी के लिए बोयंग भी उसके साथ आई हुई है। वैसे जंग के बारे में कहना हो तो वो एक मैथ का खतरनाक बच्चा है, मतलब इसका दिमाग नंबर्स को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। अपनी उम्र से कई ज्यादा एडवांस्ड लेवल की मैथ्स प्रॉब्लम्स को वो चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। अब भाई बहन ट्रॉफी लेकर ट्रेन में अपने गाँव के लिए निकलते हैं तो गाँव वाले भी उसी ट्रेन में होते हैं और सभी जंग की जीत पर खूब बधाई देते हैं उसको और कहते हैं कि बेटा तुम्हें तो सियोल में जाकर पढ़ने का मौका जरूर मिलेगा, खूब पढ़ लिखना और हमारे गांव का नाम रोशन करना। दोस्तों इनका गांव ना एक पहाड़ पर है और वहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं आता, इसलिए पिछले रेलवे स्टेशन पर उतरकर इनको रेलवे ट्रैक पर ही अपने गांव पैदल जाना पड़ता है। जैसे ये खतरा काफी नहीं था, उन्हें कुछ टनल्स के अंदर से भी गुजरना पड़ता है और उस वक्त अगर ट्रेन आ गई तो बस इनकी जान को खतरा हो जाएगा। टनल्स के अंदर से गुजरने के साथ साथ इनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती दोस्तों, बीच बीच में ट्रैक वाले ब्रिज भी आते हैं जिन्हें पैदल क्रॉस करना और भी खतरनाक हो जाता है। सभी लोग पिछले स्टेशन पर उतरकर ट्रैक पर चल रहे होते हैं और एक ब्रिज पे पहुंचते ही ट्रैक हिलने लग जाता है। मतलब क्या, एक ट्रेन टनल से गुजरकर तेजी से आ रही है तो ये लोग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज के एक और सिकुड़ कर खड़े हो जाते हैं। हाँ, इनकी रोजमर्रा की जिंदगी इसी तरह जान हथेली लिए चलती है। यहाँ से सीधे 6 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। जंग भाई काफी बड़ा हो चुका है, वो देश के प्रेसिडेंट को खत लिख रहा है कि मेरा नाम जंग है और आपके लिए मेरा ये 52वां खत है। मेरे गांव का नाम है बोंजियोन ट्री। हमारे गांव में एक रेलवे स्टेशन न होने के कारण गांव वाले रोज जान पर खेलकर रेलवे ट्रैक पर चलकर ही शहर जाते हैं। बच्चे तक इस खतरनाक तरीके से स्कूल पहुंचते हैं और वापस घर आते हैं। इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे गांव के लिए एक रेलवे स्टेशन बनवाइए प्लीज। इस तरह जंग प्रेसिडेंट को खत लिखता है और आज तक दोस्तों ये टोटल 51 खत यानी 51 खत लिख चुका है और भेज भी चुका है प्रेसिडेंट को। जंग वैसे अभी हाई स्कूल में है और वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है। तब उसकी दीदी बोयंग कहती है कि बाहर बहुत ठंड है भाई, स्वेटर पहन ले। दोस्तों असल में स्कूल जाने के लिए इन्हें लगभग सुबह के 3 बजे घर से निकलना पड़ता है। इन दोनों के पापा एक ट्रेन ड्राइवर हैं जो कि इनके गांव के रूट में ही ट्रेन चलाते हैं। वो ज्यादातर घर नहीं आते बल्कि शहर के पास वाले एक स्टेशन में ही रहते हैं। वो और उनका एक दोस्त मिलकर इस ट्रेन को चलाते हैं। अब यहाँ बोयंग और जंग ट्रैक पर चलना शुरू करते हैं क्योंकि क्या करे, मजबूरी है। और तब जंग पटरी पर कान रखकर सुनता है कि कहीं ट्रेन आ तो नहीं रही। ध्यान से सुनने के बाद बोयंग से कहता है कि दीदी कोई ट्रेन नहीं आ रही, हम बिंदास जा सकते हैं। कहकर वो बोयंग के साथ टनल के अंदर चलने लगता है और अगर कहीं ट्रेन आ गई तो इन्हें मजबूरन एक साइड से कुटकर बैठ जाना होगा और ट्रेन के जाने के बाद ये लोग फिर चलने लगेंगे। ऐसा होगा अगर ट्रेन आ गई। इस तरह लगभग 3 टनल्स और 3 ब्रिजेस को क्रॉस करने के बाद वो पास के रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं। उस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आता है। इनके पापा उसी स्टेशन में रहते हैं। पापा को देखकर बोयंग हाथ भी हिलाती है लेकिन उनके चेहरे पे कोई रिएक्शन होता ही नहीं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं है। वो जिस ट्रेन के ड्राइवर हैं उसी ट्रेन में ये लोग चढ़कर अपना सफर शुरू करते हैं और फिर पापा के वो दोस्त आकर जंग को उसकी स्कूल की फीस के पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटा अपने बाप को गलत मत समझना, वो ठहरा थोड़ा खड़ूस तुम तो जानते ही होंगे पर दिल का बड़ा अच्छा है, उसे गलत मत समझना। जंग कहता है कि ओके अंकल, मैं उन्हें कभी गलत नहीं मानता। फिर वो एक स्टेशन पर उतरकर गर्मा गर्म कॉफी पीकर एक साइकिल में अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। इतनी मेहनत और वक्त लगाने के बाद ही वो रोज इस तरह स्कूल पहुंच जाते हैं। सोचिए उनकी क्या हालत होती होगी। वैसे बोयंग आज इसीलिए जंग के साथ आई है क्योंकि आज ही जंग हाई स्कूल ज्वाइन कर रहा है और उसके लिए स्कूल में एक सेरेमनी होगी। अब क्योंकि जंग लेट पहुंचता है वो साइकिल में ही सीधे उस जगह चला जाता है जहाँ पर प्रेयर हो रही है। फिर साइकिल को एक और रखकर वो प्रेयर में जाता है।
जंग की क्लास में सॉन्ग नाम की एक लड़की है दोस्तों, जो जंग को देखकर समझ जाती है कि ये दूसरों जैसा तो नहीं है, इसमें जरूर कोई अलग बात है। यहाँ सेरेमनी के बाद स्टूडेंट्स को गुलदस्ता दिया जाता है और सबकी फोटोज क्लिक की जाती है। तो जंग बोयंग के साथ पोज करने लगता है तो फोटोग्राफर कहता है तुम सीधे क्यों नहीं खड़े हो जाते, ये भी कोई पोज है। तो जंग कहता है अरे इस पोज में क्या खराबी है भैया, अच्छा तो है, मैं तो इसी पोज में फोटो खिंचवाऊंगा और आप प्लीज क्लिक करिए। वो भी उसी पोज में फोटो क्लिक कर देता है। यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं और उस दिन दोस्तों एग्जाम होता है, लेकिन जंग एग्जाम के लिए भी लेट ही पहुंचता है, क्योंकि आप तो जानते ही है घर से स्कूल तक का रास्ता तय करना बहुत ही मुश्किलों से भरा होता है और यहाँ एग्जाम का टाइम खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट्स बचे होते हैं। लेकिन क्योंकि जंग मैथ्स में ब्रिलियंट है और मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना उसके बाएं हाथ का खेल है समझो, वो 10 मिनट में ही पूरा एग्जाम लिख कर बैठा होता है। सॉन्ग एकदम दंग रह जाती है कि ये इतनी जल्दी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाता है। फिर वो अपने फ्रेंड से कहती है कि जंग जरूर एक जीनियस है देखना। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता वो जीनियस है। सॉन्ग कहती है एक बार मैं उसके पीछे की सीट पर बैठी थी और मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। नॉर्मल इंसान के जिस कंधे पे हाथ पड़ता है उसी तरफ वो मुड़ते हैं, लेकिन जंग दूसरी तरफ मुड़ा। फिर क्या, अरे मैंने पेपर का गोला बनाकर उसके कान में डाल दिया। तो इसने सीधे हाथ से अपना कान खुजाने के बजाय दूसरे हाथ को सर के पीछे से लचाकर दूसरा वाला कान खुजाया। देखा, वो अलग ही है कुछ। और एक दिन मैंने उससे कहा कि अपना हाथ दिखाओ, तो उसने सीधा नहीं दिखाया बल्कि उंगलियां मोड़कर ऐसे दिखाया जैसे उसे कोई रोग है। इसी तरह वो हर चीज को बिल्कुल अलग ढंग से करता है, मतलब वो एक जीनियस हुआ ना। ये सब सुनकर तो उसकी फ्रेंड चौंक जाती है कि ये कैसा एनालिसिस है। अगले सीन में जंग लाइब्रेरी में होता है तो सॉन्ग भी उसके सामने बैठकर उसको ताकने लगती है। वो जहाँ जाता सॉन्ग उसके पीछे चली जाती। तो जंग भी तंग आकर पूछ लेता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। सॉन्ग कहती मैं कुछ चाहती नहीं, बस जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। करते हो ना। और जंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो रात को जंग और बोयंग घर पर बैठे टीवी देख रहे होते हैं। बोयंग कहती है अगले हफ्ते पापा का बर्थडे है, उनके लिए कोई सरप्राइज तैयार करो यार। पर लगता है जंग को पापा से चिढ़ है दोस्तों। वो कहता है कि सरप्राइज कहाँ से देंगे, वो घर तो आते नहीं। अगले दिन सॉन्ग अपने पापा की कार में स्कूल आ रही होती है। असल में सॉन्ग के पापा एक पॉलिटिशियन है। रास्ते में वो जंग को एक पोस्ट बॉक्स में खत डालते हुए देखती है और क्योंकि जंग रोज एक खत पोस्ट करता है तो सॉन्ग को लगता है कि शायद इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, उसी को शायद ये रोज खत भेजता है। तो वो अपनी दुविधा अपनी दोस्त को बताती है और वो मिलकर जंग का बैग चेक करती है। उसमें खत होता है जो कि प्रेसिडेंट के नाम से लिखा गया है। इतने में जंग आकर वो खत छीन लेता है। स्कूल के बाद जब वो घर पहुंचता है तो रात हो जाती है। जंग के पापा बाहर ही खड़े होते हैं। वो तो जंग को देखकर भी बिल्कुल अनदेखा करके अंदर चले जाते हैं। फिर दोनों मिलकर खाना खाने बैठते हैं। अब पापा को जंग से इस बात का गुस्सा है कि वो ये गांव ये घर छोड़कर उनके साथ उस स्टेशन वाले टाउन में जाकर रहना नहीं चाहता। लेकिन पापा को ये गांव अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, इसलिए इनका थोड़ा आपस में चलता रहता है। अगले दिन स्कूल के रास्ते में वो सॉन्ग से मिलता है जो कहती है कि सुनो, अगर तुम प्रेसिडेंट को डियर प्रेसिडेंट लिखकर लिखोगे तो वो तुम्हें कैसे जवाब देंगे। ऑफिशियल खत लिखने का तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेरे पापा एक पॉलिटिशियन जो ठहरे, कहकर वो निकल जाती है। तो इस पर जंग के अंदर एक नई उम्मीद भी जाग जाती है कि अगर इसके पापा पॉलिटिशियन है तब तो प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो तुरंत सही तरीके से ऑफिशियल खत लिखवाने सॉन्ग के पास जाता है। और ये क्या, सॉन्ग उसे खत लिखना सिखाने के बजाय उसे जगह जगह लेकर घूमती है जैसे कि जंग उसका डेट है। वो जंग से कहती है कि मेरी एक ड्राइंग बनाओ। जंग को ड्राइंग तो आती नहीं तो वो उसको एक कार्टून की तरह ड्रॉ कर देता है और पूछता है कि तुम मुझे खत लिखना सिखाने के बजाय ये ड्राइंग क्यों सिखा रही हो। तो वो कहती है तुम्हें सिखाने के लिए मुझे मूड बनाना होगा, उसी के लिए कह रही हूँ, चुपचाप ड्राइंग बनाओ चलो। धीरे धीरे दोस्तों इनके बीच बॉन्डिंग हो जाती है। सॉन्ग आखिर जंग को खत लिखने का नया तरीका सिखाने लगती है और वो भी बढ़िया तरीके से। इस तरह वो बढ़िया से लिखकर प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट भी कर देता है। लेकिन सॉन्ग भी एक खत पोस्ट करते हुए कहती है कि इस तरह प्रेसिडेंट पर दोगुना असर पड़ेगा। फिर जंग कहता है कि देखो अब मुझे निकलना होगा क्योंकि रोज मैं ही ट्रैक पर कान रखकर वाइब्रेशन को सुनता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि ट्रेन आ रही है या नहीं, वरना तो लोग ट्रैक पर चलते जाएंगे और मुसीबत में पड़ जाएंगे। सॉन्ग कहते तुम ठहरे एक जीनियस यार, तुम ऐसा कोई डिवाइस क्यों नहीं बनाते ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी गाँव वालों को पता चल जाए कि ट्रेन आ रही है या नहीं। इस तरह उन्हें तुम पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तब जाकर जंग के दिमाग की बत्ती जलती है कि ये आइडिया तो मुझे पहले क्यों नहीं आया। तो वो घर जाकर तुरंत एक ऐसा सिस्टम बनाने लगता है। बोयंग पूछती है कि ये क्या कर रहे हो भाई। जंग कहता है वो कल तुम खुद देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। जंग ने दोस्तों अपने सिस्टम के लिए एक सिंबल ड्रॉ किया होता है। बोयंग पूछती है ये क्या है। जंग कहता है ये चलने का सिंबल है। बोयंग हंस देती है कि इसको देखकर लगता नहीं कि ये चलने का सिंबल है, लगता है हाथ पैर पसार कर उड़ने का सिंबल है ये। जंग कहता है तुम्हें ऐसा लगता होगा, गांव वाले जरूर समझ पाएंगे कि ये चलने का सिंबल है। इस तरह वो एक बढ़िया सा ट्रैफिक सिग्नल तैयार करता है। तो अगले दिन वो अपने गांव वालों को ट्रैक पर लाकर उन्हें अपना सिग्नल दिखाता है और बताता है कि इसको मैंने रेलवे ट्रैक से कनेक्ट किया हुआ है। ट्रेन के आने से पटरी पर जो वाइब्रेशन होगा उसे सेंस करके इस डिवाइस का कांटा इस सिंबल पर रुकेगा, मतलब तुम्हें रुक जाना है और ट्रैक पर नहीं चलना। अब ये कांटा ऊपर की ओर खड़ा है, मतलब ट्रेन आने वाली है और ठीक उसी वक्त ट्रेन आ जाती है। ट्रेन के जाते ही वो कांटा नीचे आ जाता है। ये देखकर गांव वाले जंग को खूब चीयर करते हैं कि वाह बेटा कमाल कर दिया तुमने। जंग कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन जब इस सिंबल पर कांटा रुकेगा तो आपको क्या करना है। सबके सब हाथ पैर पसार कर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उड़ रहे हो।
तो बोयंग हंस देती है कि मैं ना कहती थी कि ये चलने का नहीं है, उड़ने का सिंबल है छोटू। तो अब जंग उनको समझाता है कि ये उड़ने का नहीं चलने का सिंबल है, समझे सब। जब ये सिंबल आएगा तो इसका मतलब होगा कि अब टनल के अंदर जाना सेफ है। फिर सभी टनल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन बोयंग अपने मजाक से बाज नहीं आती और जंग को चिढ़ाती हुई चलती है कि हमें कैसे चलना है छोटू, बता दे, ऐसे ऐसे ना, हाथ पर पसार कर। फिर जंग इस तरह स्कूल जाता है। उसके फिजिक्स टीचर उसको लाइब्रेरी से कुछ बुक्स ला कर देते हैं। असल में इस तरह के बुक्स खरीदने के लिए जंग के पास पैसे नहीं होते और इसीलिए उसके टीचर उसकी मदद करते हैं। तब सॉन्ग वहाँ पर आकर कहती है कि सुनो ना, तुम्हें किताबों के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता क्या? तो जंग उसको एक जगह लेकर जाता है जो दूसरी लाइब्रेरी होती है और वहाँ भी बुक्स ही बुक्स पढ़ता है वो। फिर सॉन्ग अपने पोलरॉइड कैमरे से अपनी और जंग की फोटोज क्लिक करती है और पूछती है तुम्हारा एम्बिशन क्या है? जंग कहता है कि मैं तो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं जितना भी बढ़िया पढ़ लूं मैं एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे सियोल जाकर पढ़ना पड़ेगा और वहां जाकर पढ़ने का खर्चा मैं उठा नहीं पाऊंगा। सॉन्ग कहती है मैं वो एंजल बनना चाहती हूँ जो दूसरों के सपनों को साकार बनाती हो। मैं तुम्हारा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना पूरा करवाऊंगी, लेकिन सुनो, बदले में तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इस तरह साइंस और मैथ से लिपट कर पड़े रहोगे तो काम कैसे चलेगा? तुम्हें दूसरी तरह की बुक्स भी पढ़नी चाहिए। कहकर वो जंग को रोमांस वाली स्टोरीज पढ़ने को देती है। जंग भी बहुत ही सीरियसली उन बुक्स को पढ़ने लग जाता है और वो भी चादर ओढ़कर चुपके से। लेकिन तब बोयंग देख लेती है और पूछती है ये क्या चल रहा है भाई, रोमांस बुक्स पढ़ रहे हो हैं? जंग कहता है वो मेरी फ्रेंड है ना दीदी सॉन्ग, उसने दिया मुझे ये। वाह रे मेरे छोटू, तो इतना बड़ा हो गया कि गर्लफ्रेंड भी है तेरी? अरे नहीं दीदी, गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ फ्रेंड है। देख देख, तू बात को कितना भी गोल गोल घुमा ले, मुझे तो साफ पता चल चुका है कि वो तुझसे प्यार करती है, तभी तो तेरी पढ़ाई में मदद कर रही है वो। और उसे इम्प्रेस करना हो तो इस तरह के अंकल शर्ट्स मत पहन यार। ये कहकर वो जंग को एक बढ़िया शर्ट सिलेक्ट करके देती है, जिसे पहनकर जंग एकदम शान से सॉन्ग से मिलने जाता है। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। पहले तो जंग कभी कोई ऑर्डर नहीं करता था, चुप बैठा रहता था, पर आज वो खुद कोई डिश ऑर्डर करता है और सॉन्ग भी नोटिस कर लेती कि चलो रोमांस बुक्स पढ़कर इसके अंदर कुछ तो बदलाव आया है। फिर जंग लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है और हमेशा की तरह सॉन्ग मुंह खोलकर आराम से सो रही होती है। जंग कहता है कि यार ये देखो इसका मुंह कैसे लग रहा है, अभी खोदा हुआ कुआं, देखो कैसे सो रही है। कहकर वो सॉन्ग का मुंह बंद कर देता है। कई बार तो दोनों मस्त साइकिल में घूमते भी हैं। अब एक दिन की बात है, लाइब्रेरी में सॉन्ग जंग से पूछती है कि अगर तुम्हें सियोल में जाकर पढ़ने का मौका मिला और पैसों का भी इंतजाम हो गया तो क्या तुम सियोल जाओगे? जंग कहता है जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी दीदी से अलग नहीं होना चाहता। सॉन्ग कहते ठीक है, मान लो तुम्हारे गाँव में रेलवे स्टेशन आ गया, तब तो तुम ट्रेन में से रोज सियोल जाकर लौट भी सकते हो, है ना? लेकिन अब तक प्रेसिडेंट का कोई जवाब भी नहीं आया, क्योंकि प्रेसिडेंट जानती ही नहीं कि तुम हो कौन। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम थोड़ा फेमस हो जाओ, प्रेसिडेंट को भी तो पता चले कि ऐसे कमाल के लड़के के गांव में महज एक रेलवे स्टेशन का ना होना कितने दुख की बात है। तब जाकर देखना वो स्टेशन बनाने की परमिशन देंगे। वैसे टाउन में एक बहुत ही बड़ा जनरल नॉलेज क्विज कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम उसमें जीत गए तो काफी फेमस हो जाओगे। ये कहकर वो जंग से जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन जंग उसमें काफी कमजोर है दोस्तों और हर सवाल का गलत ही जवाब देता है। तो सॉन्ग तंग आकर मजाक में उससे पूछती है कम से कम 4,78,039 मल्टीप्लाइड बाई 85,127 क्या होता है, ये तो बता ही सकते हो। और एक ही सेकंड में जंग कहता है दोस्तों ये डिजिट जो आपके सामने दिख रही है इतनी बड़ी, ये नंबर बताता है वो, जो कि एकदम सही आंसर है। संग बौखला जाती है कि बाप रे, मतलब तुम्हारी असली ताकत है मैथमेटिक्स। फिर वो मैथ्स कंपटीशन की तलाश करती है और खुशकिस्मती से उसकी आंख एक ऐसे कंपटीशन के एड पे पड़ जाती है और उस कंपटीशन में जीतने वाले को प्रेसिडेंट के हाथों से अवार्ड मिलेगा। बस दोस्तों फिर क्या था, जंग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और पहला प्राइज भी जीत जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि असल में प्राइज देश के प्रेसिडेंट के हाथ से नहीं, एजुकेशन ऑफिस प्रेसिडेंट के हाथ से दिया जाने वाला है। अरे यार ये तो ट्रेजेडी हो गई। यही सोचकर सॉन्ग कहती कि सुनो क्यों ना हम खुद जाकर प्रेसिडेंट से मिल ले। इस इरादे से जंग और सॉन्ग बस में सियोल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जंग को ट्रेन में जाने की आदत है, बस में वो कभी गया नहीं। रास्ते में उसको उल्टी आ जाती है और इन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ता है। सॉन्ग बेचारी उदास हो जाती है कि ये प्लान भी फ्लॉप रहा, तो वो जंग को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ वीसीआर पर दोनों कोई मूवी देखने लगते हैं। वैसे जैनजी को अगर नहीं पता कि वीसीआर क्या होता है तो उनको बता दूं, ये कहानी 1980 की है, जब वीसीआर नाम का डिवाइस हुआ करता था, यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर और प्लेयर, जिसमें वीडियो कैसेट्स प्ले किए जाते थे। मूवी में एक रोमांटिक सीन आता है दोस्तों, जिसको देखकर इनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदलने लगती है और जंग सॉन्ग को किस करना चाहता है, पर अचानक वीसीआर खराब हो जाता है और कैसेट का वो सीन हो जाता है फ्रीज। इस बीच सॉन्ग की माँ भी घर लौट आती है, तो जंग तो घबरा कर उस कैसेट को निकाल कर तोड़ देता है। फिर माँ अंदर आ जाती है, तो सॉन्ग एकदम कैजुअली कहती कि माँ ये जंग है, मैंने कहा था ना वो हमारी क्लास में एक मैथ जीनियस है, यही है वो, हम दोनों इकट्ठे पढ़ाई कर रहे थे। तो माँ जंग से कहती है अच्छी बात है बेटा,
खाना खाकर ही जाना अब। लेकिन जंग कहता है नहीं आंटी जी, मुझे जल्दी जाना है, कुछ काम है घर पे, कहकर वो निकल जाता है। अब अगले दिन दोस्तों जंग स्कूल आता है, लेकिन सॉन्ग क्लास में नहीं होती। जंग तो डर जाता है कि कहीं सॉन्ग के पेरेंट्स को पता तो नहीं चल गया कि मैं उसको चुम्मी देने जा रहा था। और तब जंग को प्रिंसिपल बुलाते हैं। उसे तो ये यकीन होता है कि पक्का ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच चुकी है। तो वो प्रिंसिपल के कमरे में जाता है जहाँ सॉन्ग और उसके पापा होते हैं। जंग के पसीने छूट जाते हैं ये सीन देखकर, और इससे पहले कि कोई कुछ पूछे वो एकदम से कह देता है कि अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो अनजाने में चुम्मी देने वाला था, मैंने चुम्मी नहीं दी। सॉन्ग के पापा चौंक कर पूछते हैं क्या चुम्मी, किसको, कहाँ? मैं तो सॉन्ग को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए सियोल भेज रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि तुम भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, इसलिए मैंने सोच लिया कि तुम्हें भी सियोल भेजूंगा, और ये क्या चुम्मी चुम्मी लगा के रखा हुआ है तुमने। इस पर सॉन्ग भी दोस्तों इशारों में जंग को डांटती कि अबे गधे क्या कर रहा है, मेरी और अपनी आरती उतरवाएगा क्या, बेवजह मुंह खोलने की क्या जरूरत है। तो इस तरह जंग इस बात को थोड़ा मैनेज कर लेता है और कहता है कि चुम्मी नहीं अंकल, मम्मी कह रहा था मैं तो ये कहने वाला था कि सॉन्ग की मम्मी ने बड़े प्यार से बातें की मुझसे, वो भी मेरी मम्मी की तरह। फिर जंग घर आकर बोयंग को बताता है कि सॉन्ग के पापा मेरी पढ़ाई का भी खर्चा उठाकर मुझे सियोल भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तो बोयंग उसे डांटती कि ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दो, लेकिन जंग साफ इंकार कर देता है। अब एक दिन इनके गांव से दूसरे स्टेशन जाने वाले रास्ते में जो 3 ब्रिजेस है ना, उनमें से एक के नीचे भीड़ जमा हो जाती है। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। जंग दूसरे स्टेशन में उतरकर टनल के पास आता है जहां उसने अपना सिग्नल सेट किया हुआ था, लेकिन उसे ठीक से मेंटेन ना करने की वजह से उसमें कोई खराबी हो गई थी और वो चलने वाले सिंबल पे रुक गया था, मतलब कि सब सेफ है। और इस वजह से गांव की एक औरत ने फैसला किया कि ट्रेन नहीं आ रही और वो ट्रैक पर चलने लगी थी। तभी अचानक से ट्रेन आई और औरत ट्रेन के नीचे कुचल गई, मर गई बेचारी, और उसकी बच्ची अनाथ हो गई। ब्रिज के ऊपर से ये सब देखकर जंग टूट जाता है कि ये सब मेरी वजह से हो गया है, बड़ा दुखी होता है वो। तब ब्रिज के नीचे से जंग के पापा उसको देख लेते हैं और अपने बेटे का दुख देखकर वो भी परेशान। और यहाँ पे दोस्तों एक और बड़ा सच रिवील होता है। 6 साल पहले जब जंग छोटा था तब सभी ये सोचकर ट्रैक पर चल रहे थे कि ट्रेन नहीं आ रही, और जब ट्रेन की आवाज आई तो सब एक तरफ खड़े हो गए थे, किसी को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जंग ने उस दिन मैथ्स कंपटीशन में जो ट्रॉफी जीती थी वो नीचे गिरने वाली थी, जिसे पकड़ने की कोशिश में बोयंग ब्रिज से नीचे पानी में गिर गई थी। जंग की आंखों के सामने ये सब हुआ था। उस समय जंग के पापा और दूसरे लोग पानी में बोयंग को ढूंढने लगे। रात हो गई लेकिन बोयंग नहीं मिली, लेकिन जंग की वो ट्रॉफी मिल गई। पापा बहुत दुखी हुए, वो भी पानी में डूबकर मरने जा रहे थे क्योंकि अपनी बेटी के बिना उन्हें ये जिंदगी नहीं जीनी थी। लेकिन तभी जंग की आवाज सुनाई दी कि दीदी प्लीज खेलो मत, जल्दी पानी से बाहर आ जाओ। तब जाकर पापा ने रियलाइज किया कि दीदी को खोकर बेचारा परेशान है, मैं भी चला गया तो उसका क्या होगा, इसीलिए वो बाहर आ गए और जंग को उठाकर घर ले गए। जंग को भी पता चल गया था कि मेरी ट्रॉफी को बचाने के लिए ही दीदी पानी में गिरकर मर गई, इसलिए उसने अपनी ट्रॉफी फेंक दी। पापा ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन तब उनके सीनियर ऑफिसर्स ने उनको समझाया कि तुम और तुम्हारा दोस्त इस रूट पर काफी सालों से ट्रेन ड्राइव कर रहे हो और तुम काफी एक्सपीरियंस्ड भी हो। तुम चले गए तो तुम्हारा दोस्त अकेला मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हें इस गाँव में नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, हम शहर में तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के रहने का इंतजाम कर देंगे, लेकिन प्लीज नौकरी मत छोड़ो। पापा भी मान गए थे दोस्तों उस समय। अब एक दिन जंग घर में अकेला होता है तो उसने देखा कि उसने जिस ट्रॉफी को फेंका था ना वो फिर से घर में होती है। अचानक वहाँ बोयंग दिखती है और कहती है ये ट्रॉफी तुमने कितनी मेहनत करके जीती थी, लेकिन इतनी आसानी से फेंक क्यों दिया, इसलिए मैं इसको वापस लेकर आ गई। जंग तो घबराकर चिल्लाता है और तभी पापा आ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया। असल में दोस्तों बोयंग सिर्फ और सिर्फ जंग को दिखती है, पापा को नहीं दिखती। जंग कहता है कुछ नहीं पापा, एक सपना था बस। अरे डरो मत बेटा, आराम से सो जाओ, कहकर पापा चले गए। जंग धीरे से बोयंग का हाथ टच करता है और वो उसे टच कर पाता है। जंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो बोयंग से लिपट जाता है। कहता है तुम्हें क्या हुआ था दीदी, बहुत दर्द हुआ था क्या? बोयंग कहती नहीं रे, मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ, वो तो तुम्हें देखने का मन किया इसीलिए आ गई, अब देख लिया तो जाना पड़ेगा। लेकिन जंग उसको पकड़ लेता है, जाने नहीं देता और रोने लग जाता है कि प्लीज दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। बोयंग भी रोने लगती है और कहती है ठीक है, जब तक तुम इस घर में रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और जब तक तुम खुद अपनी देखभाल नहीं कर पाते तब तक मैं यही रहूंगी खुश। जंग बड़ा खुश होता है। दूसरी ओर पापा को इस घर में बोयंग की यादें आती रहती है, तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो जंग को लेकर शहर चले जाएंगे। ये बात जानकर जंग कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है। पापा दरवाजा पीटते हैं कि मेरी बात मानो बेटा, हमें यहाँ से जाना होगा, पर जंग कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, दीदी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा बहुत समझाते हैं कि बोयंग मर चुकी है बेटा, वो नहीं आएगी, तो वो भी कहता है कि दीदी मरी नहीं है पापा, वो यही है मेरे साथ। इस पर पापा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंग एक अलमारी के दरवाजे से उन्हें लॉक करके अपनी बात पे बिल्कुल अड़ा रहता है। वो बहुत रोता है कि आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहाँ से चला गया तो दीदी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैं यहीं रहूंगा। ये सारी चीजें देखकर बोयंग की आत्मा बहुत दुखी होती है, रोती है बेचारी। लेकिन पापा बोयंग की आत्मा को देख नहीं सकते और उनकी समझ में नहीं आता कि जंग ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद से जंग यहीं पे रहने लगा और पापा अकेले दूसरे स्टेशन में रहने लग गए, पर वो अक्सर आकर जंग को देखने आते हैं। इसी वजह से बाप बेटे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। यहाँ गलती ना तो पापा की है ना ही जंग की। मतलब शुरू से यानी 6 साल बाद जब जंग बड़ा हो गया
तब से हमें जो बोयंग दिखाई दे रही थी वो असल में बोयंग की आत्मा थी। इसीलिए स्टेशन में जब बोयंग ने पापा को देखकर हाथ हिलाया था तो पापा ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, क्योंकि वो बोयंग की आत्मा को देख नहीं पाते। और हाई स्कूल सेरेमनी में जब जंग फोटो के लिए पोज दे रहा था तो ऐसे खड़ा था जैसे बोयंग उसके पास खड़ी है। इसीलिए फोटोग्राफर कहता है कि अरे ये कैसा पोज दे रहे हो, सीधे खड़े नहीं हो जाता। और तो और दोस्तों, 6 साल पहले बोयंग जिस उम्र की थी अभी भी वो उसी तरह दिखती है। हालांकि जंग बड़ा हो गया है। इसकी भी यही वजह थी कि वो बोयंग नहीं, उसकी 6 साल पहले की आत्मा थी। अब प्रेजेंट में सॉन्ग के पापा ने जंग और सॉन्ग को सियोल भेजने की पूरी तैयारी कर ली होती है, लेकिन जंग तो यहाँ से जाने वाला था ही नहीं, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी दीदी को खोना नहीं चाहता। इसलिए सॉन्ग अकेले ही सियोल चली जाती है। जंग घर लौट रहा होता है तो वो उस बच्ची को देखता है जिसकी माँ ट्रेन दुर्घटना में मर गई, और वो दुर्घटना इसीलिए हुई थी क्योंकि जंग का सेट किया गया सिग्नल खराब हो गया था। यही सोचकर जंग बहुत दुखी होता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने। इसके बाद दोस्तों कई महीने बीत जाते हैं, हर मौसम आकर चला जाता है, लेकिन अब भी गांव वालों को इस ट्रैक पर चलकर ही अपने काम के लिए जाना पड़ता है। एक दिन अचानक एक फोन कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि प्रेसिडेंट ने जंग के गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाने की परमिशन दे दी है, लेकिन यहाँ की सरकार स्टेशन कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहती। तो जंग के बाद अपने पापा और गाँव के बड़े बुजुर्गों को बताता है और कहता है कि स्टेशन के लिए जगह तो है, लेकिन हमें खुद स्टेशन बनाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये तो सरकार का काम है। लेकिन जंग फैसला कर लेता है कि चाहे कोई उसका साथ दे या ना दे, वो ये स्टेशन जरूर बना के रखेगा। वो स्टेशन बनाने का काम शुरू भी कर देता है। अब एक दिन की बात है, जंग के लिए एक पार्सल आता है जो कि सियोल से सॉन्ग ने भेजा था। उसमें एक टेप रिकॉर्डर और कुछ कैसेट्स होते हैं। सॉन्ग ने उसमें कहा होता है कि मैं कितनी उम्मीद लिए बैठी थी कि तुम मेरे साथ सियोल आओगे, पर तुम मेरी बात कहाँ माने। अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ होता तो कब का तुम्हारी जान ले चुकी होती। खैर, सुना है तुम्हारे गाँव में स्टेशन बनाने के लिए प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दी है। कम से कम अब तो प्रेसिडेंट को खत लिखना बंद कर दो और मुझे खत लिखना शुरू करो, समझे। अगर एक भी दिन खत नहीं आया ना तो तुम्हारे गांव में आकर तुम्हें मार डालूंगी। तो उसको देखकर अब बोयंग कहती है, वाह रे, ये लड़की तो तुझे बहुत प्यार करती है। तब जाकर जंग सॉन्ग के साथ खिंचाए हुए वो फोटोज देखकर उसे काफी मिस करने लग जाता है। फिर जंग स्टेशन कंस्ट्रक्ट करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसका साथ देती है वो छोटी बच्ची जिसकी माँ दुर्घटना में मर गई थी। तब एक गाँव वाला आकर जंग को सिखाता है कि इन पत्थरों